नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अरोड़ा कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। पेपर सॉल्विंग सेशन में हमारा जो टॉपिक है आज का वो है साउंड, कि साउंड से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में अभी तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, साउंड में सोनार से क्वेश्चन आया था आप लोगों के कि निम्नलिखित के लिए सोनार काम में ली जाती है। पूछना चाह रहा है वो सोनार का यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ सोनार को यूज़ करते हैं। ऑप्शन दिए हुए जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल नापने के लिए, सही है ये ऑप्शन। दूसरा है वायु, वायु में इसको यूज़ नहीं लिया जाता, सोनार चलती है पानी के अंदर, तो ये वाला भी ऑप्शन वायु के लिए है, ये भी सही नहीं हो सकता। ये ऑप्शन है जल के लिए, तो जल में स्थित पिंडों की दूरी एवं दिशा नापने के लिए, ये भी सही है। परंतु इस क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन सही लग रहे हैं कि जल में स्थित पिंडों की दूरी और दिशा दोनों सही है, इसमें दूरी, दिशा और चाल भी है। तो ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा करेक्ट हम लोग बात करें तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, पहला, कि सोनार से हम लोग पिंडों की दूरी, दिशा और चाल तीनों चीज़ों का मापन करते हैं। थोड़ा सा इसको समझते हैं कैसे क्या कर रहे हैं अपन। तो देखिए, सबसे पहले सोनार, सोनार के बारे में जो पहली बात आपको ध्यान रखनी है वो है इसकी फुल फॉर्म। बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है सोनार का फुल फॉर्म क्या है। तो सोनार का मतलब होता है, एस का मीनिंग है साउंड, SO, इससे क्या बना साउंड, N से नेविगेशन, A से एंड और R से रेंजिंग। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सोनार का फुल फॉर्म है जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अब इससे क्या करते हैं, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, ऐसा याद रखना, क्योंकि आपको ये जो कन्फ्यूज़न होगा वो दो में होगा। एक तो होगा सोनार में और एक कन्फ्यूज़न होगा रडार में। ये दो टॉपिक लगभग एक जैसे लगेंगे आपको और दोनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंपल से एक ट्रिक याद रखना, S फॉर साउंड और S फॉर सी। सी का मतलब याद रखना आप समुद्र, यानी आपके बात किसकी हो गई, पानी की। तो जब भी समुद्र या पानी की बात हो तो आप इसको यूज़ करेंगे सोनार को। और अगर कोई हवा में चलेगा, हवा में चलने की बात कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो हम लोग बात किसकी करेंगे, रडार की, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो हवा में हम लोग यूज़ करते हैं रडार का, पानी में यूज़ करते हैं हम लोग सोनार का। जैसे हवा में जैसे कोई प्लेन उड़ रहा है, तो आप लोगों ने बहुत बार टीवी देखी हो, पिक्चर देखी हो, इसके अंदर बहुत बार कोई प्लेन उड़ रहा होता तो बोलते हैं हमारे रडार में कोई दूसरा प्लेन आ रहा है। दैट मीन्स हवा में जब भी हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन की, या फिर आपने देखा होगा चमगादड़ जो उड़ती है वो भी रडार सिस्टम पे ही उड़ती है। हवा की बात है तो आपको आंसर देना है क्या, रडार। लेकिन यही चीज़ पानी की बात है कि पानी के अंदर कौन सी चीज़ चल रही है, पनडुब्बी चल रही है, उसकी दिशा देखनी है, चाल देखनी है, कोई खोए हुए समुद्र के अंदर खोए हुए मलबे का पता लगाना है। तो इन सब के लिए हम लोग पानी के अंदर किसकी बात करेंगे, सोनार की बात करेंगे। ये इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। कभी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो इस तकनीक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल, मेनली ये तीन चीज़ें हम लोग इससे फाइंड आउट करते हैं। इस हेतु ध्वनि संचरण का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसमें पराश्रव्य तरंगें प्रयुक्त की जाती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसके अंदर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं अल्ट्रासाउंड, या यूँ कर सकते हैं आप, यूँ कह सकते हैं इसको अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा कि जो साउंड है उनको हमने तीन में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, की हम लोग किनको सुन सकते हैं और किनको नहीं सुन सकते। जिनको हम सुन सकते हैं वो तो होती है सोनिक, जिसको श्रव्य कहते हैं। जो सोनिक से कम वाली है वो होती है इंफ्रासोनिक, अवश्रव्य, और जो सोनिक से ज़्यादा वाली है वो कहलाती है अल्ट्रासोनिक, पराश्रव्य। आगे फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। फिलहाल ध्यान रखनी है कि जो सोनार है, सोनार के अंदर किस प्रकार की तरंगों का यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगों का यूज़ करते हैं। इस तकनीक का आविष्कार
पॉल लैंगविन ने किया था। ये चाहे तो आप याद रख सकते हैं, पर ये स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक यूज़ और आप ध्यान रख सकते हैं, समुद्र में खोए हुए जहाज का मलबा पता लगाने में भी इसका यूज़ करते हैं। तो इन सब जगह हम लोग किसका यूज़ करते हैं? सोनार का यूज़ करते हैं। क्लियर आई थिंक। तो ये सारी बातें हो गई किसके बारे में? सोनार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का संचरण होता है। तो जो ध्वनि का संचरण होता है वो किस प्रकार का होता है? तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, अनुप्रस्थ अप्रगामी, अनुप्रस्थ प्रगामी, अनुदैर्ध्य प्रगामी, ये सारी बातें। तो पहले तो हमें ये समझ में आया कि सर ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य क्या चीज़ है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। अब इस अनुप्रस्थ तरंग का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है कि सपोज ये कोई तरंग जा रही है, अब ये तरंग जा रही है तो इसके तरंग के संचरण की दिशा, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, तरंग के संचरण की दिशा तो इधर है, क्योंकि आपने बोला ये तरंग कैसे चल रही है, इधर जा रही है, तो इसकी तरंग के संचरण की दिशा तो इस साइड है, राइट साइड। और जो माध्यम के कण हैं वो इस तरह कंपन कर रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात, तरंग के संचरण की दिशा इधर और माध्यम के कणों की दिशा इधर। माध्यम कण इस तरह से कंपन कर रहे हैं और तरंग के संचरण की दिशा इस तरह से है, मतलब कणों के कंपनों की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के क्या है? लंबवत है। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तरंग के संचरण की दिशा कणों के कंपनों की दिशा के अगर लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी तरंग क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। क्लियर। तो इसका जो उदाहरण होता है वो होता है प्रकाश, लाइट। तो आपको ध्यान रखना है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, और जितनी भी अनुप्रस्थ तरंगें होती है वो हमेशा श्रृंग और गर्त के रूप में गति करती है। अब सर ये श्रृंग और गर्त क्या है? क्रस्ट और ट्रफ जिसको कहते हैं। तो ये जो तरंग का ऊपर उठा हुआ भाग होता है ये कहलाता है श्रृंग, पीक भी कहते हैं इसको, और जो इसका दबा हुआ भाग होता है वो कहलाता है गर्त। तो अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग और गर्त के बीच में या श्रृंग और गर्त के रूप में गति करती है। ठीक है, तो ये तो हो गई अनुप्रस्थ तरंग के बारे में। तो ऑब्वियस बात है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण तो कौन होता है? प्रकाश। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये ध्वनि पूछ रहा है, तो ध्वनि तो अनुप्रस्थ है नहीं, तो अनुप्रस्थ वाला तो आप ऑप्शन काट देंगे। तो ऑब्वियसली बात है, आपके पास एक ऑप्शन बच गया अनुदैर्ध्य। अब ये अनुदैर्ध्य क्या है वो भी आप समझ सकते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसको कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है? तो सेम वही बात कि तरंग जा रही है, तो ये जो तरंग चल रही है, अगर हम लोग कह रहे हैं कि तरंग के संचरण की दिशा इधर है और इसमें माध्यम के जो कण है उसके कंपनों की दिशा इधर है, मतलब माध्यम भी इसी दिशा में कंपन कर रहे हैं जिस दिशा में क्या कर रही है? तरंग संचरण कर रही है। मतलब तरंग के संचरण की दिशा भी इधर और माध्यम के कंपनों के कणों के कंपनों की दिशा भी इधर। तो माध्यम के कणों के कंपनों की दिशा तरंग संचरण की दिशा के क्या है? अनुदिश है, उसी के समानांतर है, तो वो तरंग कहलाती है अनुदैर्ध्य तरंग। मतलब इसमें कणों के कंपनों की दिशा और तरंग के संचरण की दिशा एक ही है, अनुदिश कह सकते हैं, समानांतर कह सकते हैं। अनुप्रस्थ में दोनों की दिशा क्या एक दूसरे के लंबवत है, तो ये तरंग कहलाती है अनुदैर्ध्य तरंग। और अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वो इस तरह से गति करती है, मतलब कण पास पास आएंगे दूर जाएंगे, पास पास आएंगे दूर जाएंगे। पास पास में आने को कहते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन को कहा जाता है संपीड़न।
और जब ये दूर दूर जाते हैं तो इसको कहा जाता है आर। आर मतलब रेयर फ्रैक्शन, विरलन। तो अनुदैर्ध्य तरंग किस रूप में गति करती है? संपीड़न और विरलन के रूप में गति करती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वो श्रृंग और गर्त के रूप में गति करती है। तो ऑब्वियसली बात है, आपके सामने क्लियर है कि जो ध्वनि है वो कैसी होनी चाहिए? अनुदैर्ध्य प्रगामी। प्रगामी मतलब प्रोग्रेसिव वेव, जो आगे बढ़ती जाती है निरंतर। तो इसका आंसर क्या जाएगा कि ध्वनि अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग होती है। क्लियर? बाकी जिनकी सबकी डिटेल जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे आप वहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे। तो समझते हैं, देखिए ध्वनि तरंग के बारे में क्या बोल रहे हैं कि ध्वनि तरंग एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब मैंने बता ही दिया आपको, जो संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है, संपीड़न व विरलन के रूप में गति करती है। और दूसरा, माध्यम के कणों की कंपनों की दिशा तरंग संचरण की दिशा के क्या होती है? अनुदिश होती है। तो ऐसी तरंग क्या कहलाती है? अनुदैर्ध्य तरंग। अब ये वर्ड आया यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग का मतलब क्या होता है? यांत्रिक तरंग को इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल या यांत्रिक तरंग का मतलब ये होता है जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग का मतलब संचरण के लिए जिसको किसकी आवश्यकता हो? माध्यम की आवश्यकता हो। तो ऐसी जितनी भी तरंग जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वो तरंगे क्या कहलाती है? वो तरंगे कहलाती है मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग। क्लियर? तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है क्योंकि इसको चलने के लिए माध्यम चाहिए। जैसे अगर अभी आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे होते क्लास में, तो जो मैं बोलता वो आप तक ध्वनि पहुंचती। किस वजह से? क्योंकि हमारे बीच में एयर मीडियम है, हवा माध्यम है। तो हवा माध्यम है तो जो भी मैं बोलूँगा तो मेरी जो साउंड वेव्स है उस हवा के द्वारा आपके कान तक पहुंचती है। तो इसी वजह से ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह गति करती है हमारे बीच में। हालांकि ध्वनि के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। अब वो माध्यम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो तीनों माध्यम में ध्वनि गति कर सकती है। मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा कि ध्वनि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों माध्यम में गति कर सकती है, परंतु ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि वैक्यूम यानी निर्वात में नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है। दैट मीन्स अगर आपको किसी को कुछ बुरा भला कहना है, कुछ भी अपशब्द कहने, अपने मन की भड़ास निकालनी है, तो आप कहाँ जाके बोलो उसको? कहाँ जाके? मून पे ले जाके उसको खूब सुनाओ। क्योंकि मून पे ले जाके जब आप उसको सुनाओगे तो उसको कुछ सुनाई नहीं देगा और आप अपने मन की पूरी भड़ास निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको कुछ सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मून पे व्यक्ति सुन नहीं सकता, क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं है। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा पर व्यक्ति सुन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ माध्यम यानी कोई हवा, कोई भी माध्यम नहीं है, वहाँ निर्वात एक तरह से। तो वहाँ पे ध्वनि संचरण नहीं होती। क्लियर है बात? समझ में आ गई? ठीक। और आप चाहें तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, ध्वनि की जो स्पीड, चाल, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है सॉलिड में, लिक्विड में, देन उसके बाद गैस में और सबसे कम निर्वात में। तो निर्वात में यानी वैक्यूम में आप क्या बोलेंगे कि सर निर्वात में तो कोई माध्यम है ही नहीं। तो निर्वात में ध्वनि की चाल जो होती है वो कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि ध्वनि निर्वात में चलती ही नहीं है। अब ये सब जगह अलग अलग होती है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है। ठीक है, तो इसके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, समझा दिया। निर्वात में गति नहीं कर सकती, समझा दिया, क्योंकि माध्यम चाहिए इसको। और ध्वनि की सर्वाधिक चाल कहाँ होती है? ठोस में। उसके बाद और पूछ ले आपको, ठोस के बाद का लिक्विड में और लिक्विड के बाद का गैस में। निर्वात में चलती ही नहीं है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसके बाद जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है वो क्या करना है। अच्छा,
फिर इस ध्वनि का और एक क्लासिफिकेशन जो भी मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था कि जो ध्वनि है उसको हमने 3 में क्लासीफाई किया है सुनने के आधार पे या फ्रिक्वेंसी के आधार पे, कि सबसे पहली तो श्रव्य, जिसको हम लोग सोनिक भी कहते हैं। सोनिक श्रव्य मतलब जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। कहाँ से कहाँ, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसी को आप लोग 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं, क्योंकि किलो का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। तो हम जो साउंड सुन सकते हैं उसकी रेंज होती है, उसकी परास होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ये फ्रिक्वेंसी के साउंड हम लोग सुन सकते हैं। क्लियर? तो जो हम सुन सकते हैं वो तो क्या कहलाती है, श्रव्य। अब इससे कम तो उसको कहते हैं अपश्रव्य, इंफ्रासोनिक। इसको कहा जाता है इंफ्रासोनिक। ठीक, तो इंफ्रासोनिक मतलब ऑब्वियसली बात है, हम तो इसी रेंज को सुन सकते हैं, तो मतलब इसको हम लोग नहीं सुन पाएंगे। इंफ्रासोनिक को हम लोग अपश्रव्य कहते हैं। तो इससे कम मतलब ये किससे कम होगी, 20 हर्ट्ज से कम होगी। तो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति मनुष्य सुन नहीं सकता। तो भूकंप के समय तथा ज्वालामुखी, वेल, मछली व हाथी द्वारा ये क्या की जाती है, उत्पन्न की जाती है। तो इनके द्वारा उत्पन्न की जाती है और हम आसानी से इनको सुन नहीं सकते। हम आसानी से भी नहीं सुन सकते और हार्डली भी नहीं सुन सकते। क्लियर? अब इस श्रव्य से ज़्यादा वाली, तो मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली, तो प्राश्रव्य, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक प्राश्रव्य जो 20,000 हर्ट्ज से या 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक आवृत्ति होती है। मनुष्य इसको भी नहीं सुन सकता, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ लेकिन इसको सुन सकते हैं। क्लियर? तो एक छोटा सा क्लासिफिकेशन जो आपको याद रखना है, बहुत बार पूछ लेता है कि हमारी सुनने की जो परास होती है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से। इंफ्रासोनिक किस परास क्या होती है सर, 20 हर्ट्ज से कम होती है। अल्ट्रासोनिक क्या होती है, ये होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें आप एक और बात ध्यान रख सकते हैं, इसी अल्ट्रासोनिक का यूज़ हम लोग करते हैं यूएसजी में, जिसको आप सोनोग्राफी कहते हैं या अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, कभी सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो डॉक्टर आपके स्टमक या पेट पर या टमी पर एक ट्रांसड्यूसर हेड रखता है और उसको घुमाता है। उससे पहले वो जेल लगाता है ताकि वो साउंड वेव्स इजीली ट्रेवल कर सके। तो वो जो ट्रांसड्यूसर हेड उसके ऊपर घुमाता है, हमारे पेट के ऊपर या शरीर के ऊपर, तो वहाँ पे वो अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ कर रहा है, जिसको हम कान से तो नहीं सुन पा रहे, लेकिन उसके द्वारा हम लोग आके अंदर यूएसजी जो हो रही है उसको मॉनिटर पे देख पाते हैं। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इसी अल्ट्रासोनोग्राफी का या इसी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ हम लोग किस में कर रहे थे, सोनार में कर रहे थे। इसी का यूज़ रडार में भी कर रहे हैं, रडार में भी इसी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, वो बोल रहा है कि सर वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है। एक तो पहली बात तो आपको यही डाटा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। बहुत बार पूछ लेते हैं आपको कि हवा में जो ध्वनि चलती है उसकी स्पीड कितनी है, तो आपको ध्यान रखना 332 मीटर पर सेकंड है। कुछ जगह 333 भी मिल जाता है आपको, पर ज़्यादातर आपको ध्यान रखना 332 मीटर पर सेकंड। तो यदि वायु के दाब को 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। मतलब वो पूछ रहा है कि ध्वनि एग्जैक्टली प्रेशर पर किस तरह से डिपेंड करती है, या डिपेंड नहीं भी करती है या करती है, दोनों बातें। तो जब तक आपको ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पता होगा तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हम लोग तुक्का लगाएंगे, बढ़ेगी घटेगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुद्दे की बात यह है, नोट कि ध्वनि का वेग दाब से अप्रभावित रहता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप दाब चाहे बढ़ाएं चाहे दाब घटाएं, दाब के बढ़ाने घटाने से ध्वनि की चाल पर या वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर?
तो आप दाब बढ़ाएंगे घटाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ना, तो जितना इसका वेग है उतना ही रहेगा। आंसर क्या जाएगा? 332 मीटर पर सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बार पेपर्स में पूछा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं, 2 गुना कर देते हैं, कभी आधा कर देते हैं, जबकि ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। क्लियर है? तो किसका होता है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। तो ध्वनि के वेग पर देखो प्रभाव किस किस का होता है। दाब का तो अभी जस्ट आपको समझाया कि दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। ताप, क्या ताप का प्रभाव होता है? बिल्कुल होता है। ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वायु में ध्वनि की चाल भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर? आर्द्रता, आर्द्रता को बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। तो आर्द्रता जो होती है, आर्द्रता बढ़ने पर भी ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आर्द्रता मतलब एक तरह से आप नमी समझ सकते हैं कि एनवायरनमेंट में जैसे जैसे नमी बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी, तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। तो जो आपने अक्सर देखा होगा बारिश के समय मौसम में नमी रहती है, एनवायरनमेंट में पानी की बूंदें रहती है, या ओस, या आप यूँ कह सकते हैं मॉइस्ट जो एयर होती है वो होती है। तो नमी जितनी बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी, तो वायु में जो चाल होती है वो भी ध्वनि की क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसी कारण हम लोग देखते हैं कि वर्षा के समय रेलगाड़ी की जो सीटी की आवाज़ है हमें बहुत दूर से सुनाई दे देती है। मेंढक की जो टर टर की आवाज़ है वो भी बहुत आसानी से सुनाई देती है। तो आप देखना, आपको बरसात के दिनों में मेंढक की टर टर आसानी से सुनाई देती है। उसके पीछे कारण यही है कि जैसे जैसे वातावरण में नमी बढ़ेगी, ध्वनि की जो चाल है वो बढ़ने लग जाती है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ती है। इसी वजह से बरसात के दिनों में हमें ये ध्वनि आसानी से सुनाई देती है। क्लियर है? तो जब भी कभी जैसे बारिश होती है या मौसम में नमी होती है, तो बहुत बार जैसे बहुत दूर से ट्रेन आपको आती नहीं दिखाई दे रही, तो हम उसका पता कैसे लगाएंगे? तो हम लोग पटरियों पे कान लगा करके सुने, आपको और जल्दी ध्वनि सुनाई देगी। कारण उसका वही कि पटरियाँ कैसी है? सॉलिड है, और सॉलिड के अंदर ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है। तो आप पटरियों पर अपना कान लगा करके सुनेंगे तो आपको उस ट्रेन की आवाज़ बहुत जल्दी सुनाई देगी। क्लियर है? लेकिन ऐसा तभी करना है जब ट्रेन बहुत ज़्यादा दूर हो। ठीक है, चलिए तो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट कि अल्ट्रासाउंड जो होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि अल्ट्रासाउंड जो होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, वो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। देखिए अभी आपने डिस्कस किया है अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स, इनकी जो रेंज या इनकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो ये तो हमें याद है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था मैंने कि 20 हर्ट्ज से कम वाली, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली, इन सब का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। एक इंफ्रासोनिक, एक सोनिक, एक अल्ट्रासोनिक है। क्लियर? ठीक है। तो पराश्रवित तरंगों के बारे में भी डिस्कस किया था। आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, मनुष्य सुन नहीं सकता, चमगादड़ इन्हीं तरंगों की वजह से उड़ती है, बताया भी था मैंने आपको। इसलिए इसको बहुत बार आपने देखा होगा कि नेचुरल रडार भी कहते हैं। कि जैसे ये चमगादड़ उड़ रही है, ये सपोज चमगादड़ है, अब इसने क्या किया? साउंड वेव्स निकाली। एक्चुअली चमगादड़ जब उड़ती है ना, वो देख के नहीं उड़ती है, उसके उड़ने की जो प्रोसेस है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे सपोज आगे बिल्डिंग है, कुछ भी है, तो कोई भी बाधा है, तो जब ये चमगादड़ साउंड वेव्स निकालेगी तो जैसे ही आगे बाधा होगी ये साउंड वेव्स टकरा के वापस आने लगेगी। तो इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यार सामने से तरंगे वापस आ रही, दैट मीन्स आगे बाधा है। वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगी? चेंज कर लेगी। अब यहाँ से ये तरंगे वापस टकरा के नहीं आ रही, दैट मीन्स रास्ता साफ है, वो इस दिशा में उड़ सकती है। यही बेस होता है प्लेन के उड़ने का। तो जो रडार सिस्टम आप बात करते हैं वो यही सिस्टम है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है हमारे आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के अंदर। तो चमगादड़ भी इन्हीं तरंगों की वजह से उड़ती है, नेचुरल रडार कहलाती है। इन तरंगों को साइलेंट विसल भी कहा जाता है, तो नाम दे रखा है इसको साइलेंट विसल। क्लियर? ठीक है। तो अनुप्रयोग इसका होता है सोनार उपकरण में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में भी इसका यूज़ करते हैं, याद रखना है आपको। नैदानिक तकनीक जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन में आपको बताया था, अल्ट्रासोनोग्राफी में, ठीक है, सोनोग्राफी में, ईसीजी में,
ईसीजी, इलेक्ट्रो कार्डियो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी बोलते हैं बहुत बार, तो यहाँ भी अपन इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। छिपी हुई वस्तु को खोजने में सेम टेक्निक, साउंड वेव्स भेजेगा, अगर वो टकरा के वापस आ रही है तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई यहाँ कोई चीज़ छुपा रखी है, आपको मालूम पड़ जाएगा। छिपी हुई वस्तु को खोजने में भी यूज़ करते हैं, स्वचालित दरवाज़ों को नियोजित करने में। आजकल आप बड़े मॉल्स या अच्छी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे जैसे ही आप एंटर करते हैं, आपका पैर जैसे ही आगे जाता है, डोर खुल जाते हैं, तो वहाँ भी हम लोग इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। गुर्दे की छोटी छोटी पथरी को बारीक टुकड़ों में तोड़ने के लिए, आपके जो स्टोन हो जाएँ हमारी बॉडी में, तो उसको ब्रेक करने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं इसकी, तो यहाँ भी अपन इसका यूज़ करते हैं। तो ये कुछ अच्छे यूजेज़ हैं जो एग्ज़ाम में इसके ऊपर आपको पूछे जाते हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट और क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो ध्वनि का तारत्व है, तारत्व को कहा जाता है पिच, यह किस पे निर्भर करती है? तो एक्चुअली पिच जो होती है वो निर्भर करती है किस पे? फ्रिक्वेंसी पर, आवृत्ति पे। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये पिच थोड़ा सा नया वर्ड है हमारे लिए, पिच का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझे कैसे? तो ध्वनि के कुछ गुण होते हैं, मूलभूत 3 गुण हैं, पढ़ते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो वो होते हैं, एक तो कौन कौन सी? लाउडनेस, जिसको आप कहते हैं प्रबलता। दूसरा आप पढ़ते हैं पिच, जिसको आप कहते हैं तारत्व। और तीसरा जो आप पढ़ते हो वो होता है कि एक तो प्रबलता, दूसरा होता है तारत्व और तीसरा होता है गुणता, जिसको आप कहते हैं क्वालिटी। पिच, लाउडनेस। तो ये मेन 3 कैरेक्टर्स होते हैं या 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं किसके? साउंड के, प्रबलता, तारत्व और गुणता। तो ये क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। प्रबलता आपको बताती है कि साउंड तेज है या धीमी है। किसी के साउंड तेज आ रही है, धीमी आ रही है, अपन कहते हैं ना साउंड को लाउड कर, बढ़ा, अपन वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो आपको साउंड तेज आने लग जाती है। अभी जैसे माइक को मैं पास रख करके बोलूँ तो आपको तेज आवाज़ आएगी। तो ये होती है लाउडनेस, ध्वनि का तेज होना या धीमा सुनाई देना, इसको लाउडनेस कहते हैं। ये डिपेंड करती है किस पर? आयाम पर। आयाम को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। आयाम जितना ज़्यादा होगा प्रबलता उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो साउंड का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है वैसे माध्यावस्था से अधिकतम विस्थापन, मीन पोजीशन से कणों का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम आयाम कहते हैं। तो आयाम जितना ज़्यादा होगा ध्वनि की प्रबलता उतनी ही ज़्यादा होगी और ध्वनि अपने को उतनी ही तेज सुनाई देगी। प्रबलता ज़्यादा होगी तो ध्वनि आपको कैसे सुनाई देगी? ज़्यादा तेज सुनाई देगी। क्लियर? तो ये तो हुई बात किसकी? प्रबलता की। बात करते हैं किसकी? तारत्व की। तारत्व क्या होता है? तारत्व को मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ अलग से। तारत्व जो होता है पिच, तारत्व होता है कि ध्वनि का तीक्ष्ण, तीखा या मोटा सुनाई देना। तो ध्वनि अगर तीखी, पतली सुनाई दे रही है और मोटी सुनाई दे रही है तो वो जो गुण है वो गुण होता है उसका तारत्व। जैसे महिलाओं की ध्वनि अपेक्षाकृत पुरुषों की तुलना में क्या होती है? तीखी होती है, पतली होती है। तो महिलाओं की ध्वनि पतली है, आप इसीलिए बिना देखे भी अगर केवल साउंड सुनेंगे तो पहचान लेंगे कि फीमेल की है।
मेल की सुनेंगे तो पहचान लेंगे मेल की है। तो ये जो तीखापन और मोटापन होता है ये डिसाइड कौन करता है? तारत्व, पिच डिसाइड करता है। तारत्व डिपेंड करता है किस पे? आवृत्ति पर। तारत्व समानुपाती होता है आवृत्ति पर। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है कि सर आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी तारत्व उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा तारत्व होगा ध्वनि उतनी क्या होगी? तीखी ज़्यादा होगी। क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। क्या बोलती है ये लाइन? ये लाइन यही बोलती है कि ध्वनि की आवृत्ति सर जितनी ज़्यादा होगी तारत्व उतना ही ज़्यादा होगा, तारत्व जितना ज़्यादा होगा ध्वनि उतनी ही क्या होगी? तीखी होगी। तो ये सारी बात कौन बताता है आपको? ये सारी बात बताता है तारत्व। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? पहला क्वेश्चन, महिलाओं की ध्वनि पुरुषों की तुलना में अधिक तीखी होती है, क्यों? ऑप्शन देगा क्योंकि महिलाओं की ध्वनि तीखी क्यों है? क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व, ध्वनि का तारत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। क्लियर? दूसरी बात, शेर की दहाड़ से मच्छर की भिनभिनाहट हमें ज़्यादा कष्टदायक लगती है। मच्छर आपके भिनभिनाहट करता है जब चारों तरफ तो ज़्यादा कष्टदायक लगती है, क्यों? कारण वही, मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व शेर की दहाड़ से अधिक होता है, इसलिए वो ज़्यादा हमको कष्टदायक फील होती है। क्लियर? ठीक है। और देखिए, तारत्व अगर ज़्यादा होता है, तारत्व ज़्यादा होता है तो ध्वनि सुरीली भी होती है, सुरीली भी ज़्यादा होती है। इसका यूज़ भी करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है? सितार की ध्वनि तबले की तुलना में अधिक सुरीली लगती है। क्लियर? कारण सितार का तारत्व अधिक होता है। कोयल की ध्वनि कौवे से अधिक कर्णप्रिय लगती है, सुरीली लगती है, क्यों? क्योंकि कोयल की ध्वनि का तारत्व कौवे से अधिक होता है। सब जगह ये कॉन्सेप्ट लगता है, और ये तीनों चारों जो लाइनें बोली है मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सभी का संबंध किससे है? तारत्व से है। आई थिंक तारत्व आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? और ऐसे कैसे एक और मैंने बताया था, तीसरी प्रॉपर्टी होती है गुणता, क्वालिटी। तो गुणता क्या बताती है? गुणता के बारे में सिंपल सी एक लाइन, प्रत्येक व्यक्ति की ध्वनि की गुणता भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति की जो साउंड की क्वालिटी होती है वो अलग होती है। जैसे आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और किसी व्यक्ति को बोलने के लिए कहा जाए, एक फीमेल को बोलने के लिए कहा जाए, एक मेल को बोलने के लिए कहा जाए, आप जैसी आवाज़ सुनेंगे आप तुरंत पहचान लेंगे सर ये आवाज़ फीमेल की है, ये मेल की है। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेल और फीमेल की दोनों की पिच अलग अलग होती है, तो आपने पिच के आधार पर इन दोनों को अलग अलग कर लिया। क्लियर है? ठीक है। अब हुआ क्या, दो मेल ले लिए, दोनों मेल को कहा कि बोलो भाई। अब एक तेज बोल रहा है, एक धीरे बोल रहा है, तो तेज बोलना और धीरे बोलने का डिफरेंस आप लोग प्रबलता के आधार पर कर लेंगे। लेकिन अब आपको कहा कि दोनों मेल को कहा जाए कि दोनों मेल सेम लाउडनेस के साथ, सेम प्रबलता के साथ दोनों नॉर्मल आवाज़ में बात कर रहे हैं। अब आप ये बताओ कि दोनों में से कौन सी आवाज़ किसकी है। तो फिर जब आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते तब आप लोग किसका यूज़ करते हैं? गुणता का। मतलब कहने का मुद्दा ये है कि जब ध्वनि में विभेदन अंतर, पहला पॉइंट क्या था? प्रबलता, और दूसरा पॉइंट क्या था? तारत्व। जब ध्वनि में विभेदन प्रबलता और तारत्व के आधार पर नहीं किया जा सके तो ध्वनि के अंदर विभेदन या डिफ्रेंशिएशन हम लोग किसके आधार पर करते हैं? गुणता के आधार पर करते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की साउंड क्वालिटी, ध्वनि की गुणता अलग अलग होती है।
मैं मेल हूँ, कोई दूसरा मेल है, कोई तीसरा मेल है, तीनों की हम लोग की आवाज़ की क्वालिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो जब भी आप लोग ध्वनि का विभेदन प्रबलता और तारतम्य के आधार पर नहीं कर पाते, तब हम लोग गुणता के आधार पर इसका विभेदन करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की गुणता साउंड की अलग अलग होती है। क्लियर है आज तक आपको? तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स है आपको जो ध्यान रखने हैं। तारतम्य के बारे में डिस्कस कर लिया कि वह गुण जिसके आधार पर ध्वनि धीमी, मंद या तीक्ष्ण, बारीक सुनाई देती है, बता दिया क्या कहलाता है, तारतम्य कहलाता है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पे बता दिया। आवृत्ति जितनी अधिक होगी ध्वनि का तारतम्य उतना ही ऊंचा होगा, ये भी समझा दिया। जैसे शेर की दहाड़ की ध्वनि प्रबल है परंतु उसका तारतम्य क्या है, कम, ठीक है, जबकि पक्षी की ध्वनि मंद है लेकिन उसका तारतम्य क्या है, ऊंचा है। मतलब आवाज़ जितनी बारीक होगी तारतम्य उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपसे डिस्कस हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। होप करता हूँ आप इसको कैच कर पा रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। तो आप अच्छे से सुनिए ताकि हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर सकें, आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक है। तो पहली बात तो सर ये डीबी क्या है? डीबी जो होती है इसको कहा जाता है डेसिबल, और डेसिबल में नापा जाता है ध्वनि की तीव्रता को। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई होती है डेसिबल, ठीक है। अब आप बात करते हैं, एक मोबाइल में गाने सुनते हैं तो आप उनको क्या बोलते हैं, ऑडियो सॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। और जिनको देख रहे हैं अपन उनको वीडियो बोल रहे हैं, जिनको देख और सुन दोनों रहे हैं वो ऑडियो वीडियो हो गया। तो ऑडियो मतलब सुनने की बात करते हैं, तो ऑडियो यानी सुनना, और आगे लगा देते हैं मीटर। तो ऑडियो मीटर आपको क्या बताता है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। तो साउंड कितनी तेज आ रही है या कितनी धीरे आ रही है, ये नाप के कौन बताएगा आपको, ऑडियो मीटर। ऑडियो का मतलब सुनना, तो ऑडियो मीटर ही ध्वनि की तीव्रता को मापता है। बात समझ में आ गई? फोनोमीटर भी कहते हैं बहुत बार। तो ऑडियो मीटर या फोनोमीटर क्या करता है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। और ध्वनि की तीव्रता को नापने की इकाई क्या है, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डेसिबल। तो 80 डेसिबल से जो ऊपर की ध्वनि होती है वो कहलाती है शोर। 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि शोर कहलाती है, नॉइस पोल्यूशन कहलाती है। तो मतलब 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि सुनेंगे तो हमारे लिए कर्णप्रिय बिल्कुल नहीं होगी, और सुनते रहेंगे ज़्यादा देर तक तो हम बहरे भी हो सकते हैं, सहन नहीं कर पाएंगे। तो ये डायरेक्ट ऑब्वियसली बात रटने का क्वेश्चन है कि 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि हमारे लिए कष्टदायक होती है। देखते हैं, प्रबलता मैंने आपको समझा दी थी कि ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि तेज या धीमी सुनाई देती है, डेसिबल में नापते हैं, ठीक है। प्रबलता मैंने बताया था आपको आयाम पर निर्भर करती है। सामान्य बातचीत की प्रबलता होती है 20 डेसिबल से 65 डेसिबल। बहुत बार आपको ऐसे पूछ लेते हैं कि 55 डेसिबल के आसपास, तो आपको 55 आंसर देना है। बहुत बार 55 से 60 भी बोल देता है कि 55 से 60 हमारे लिए बेस्ट आंसर है। बाकी रेंज ये होती है इसकी प्रबलता की। तो ध्वनि की तीव्रता 50 डेसिबल तक होने पर हमें ध्वनि सामान्य और कर्णप्रिय लगती है, क्योंकि अपन नॉर्मल बातचीत करते हैं तो 45, 50, 55, 60 इस डेसिबल के आसपास बात करते हैं, ठीक है। 50 से 80 डेसिबल की ध्वनि हम सहन कर सकते हैं, लेकिन 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हमारे लिए क्या हो सकती है, हानिकारक हो सकती है, आपको बहरा कर सकती है, हमारे लिए बिल्कुल भी कर्णप्रिय नहीं होती और हमारे लिए कष्टदायक होती है। हम परेशान हो जाएंगे इतनी तेज की ध्वनि के अंदर। क्लियर है? कुल मिला के ये रटने वाला पोर्शन है। आपको ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए कि किस रेंज को अपन सुन रहे हैं, किस रेंज के लिए हमारे कान फेवरेबल है, अनुकूल है, कौन हमारे लिए कर्णप्रिय लगेगा, कौन सी हमारे लिए शोर कहलाएगी, कौन सी हमारे लिए कष्टदायक होगी। क्लियर? तो ये सारी बातें थी कुछ ध्वनि के बारे में। ध्वनि के बारे में अब तक ये क्वेश्चंस आए हैं जो भी हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ समझने की कोशिश की है। ध्वनि को पूरा डिटेल हम लोग वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे जो हमारे ऐप पे डाउनलोड किए जा चुके हैं। तो आप ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ पर पूरे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो जब तक नेक्स्ट लेक्चर तक आप इसको पढ़ें,
थैंक यू वेरी मच।